तो हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही शानदार से चैप्टर की जिसका नाम है लाइट। और ये चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 16 चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? ये है चैप्टर नंबर 16 क्लास 8 की एनसीईआरटी। लेकिन जिस लेवल पे मैं इसको लेके जाने वाला हूँ क्लास 10 तक भी समझ में आ जाएगा। मतलब क्लास 10 का पढ़ोगे तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। और आज बात करते हैं इसके खूबसूरत से इंट्रोडक्शन की, और इंट्रोडक्शन के साथ साथ ये लाइट क्या होती है, लाइट कैसे होती है, ये सब आज मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको बताता चलूँगा। ठीक है? तो किसी से पूछा भाई लाइट क्या होती है, तो किसी से क्या, न्यूटन बाबा से पूछा। न्यूटन बाबा से पूछा लाइट क्या होती है, तो न्यूटन सर ने बताया लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये बात जो पूछी गई थी ये 1600 यानी 1600 जो 1600 जो है ना हमारा ईयर, उसमें पूछी गई थी। बहुत पहले पूछी गई थी, ऐसा नहीं है कि हम अभी बात कर रहे हैं। तो न्यूटन सर ने बोला कि भैया लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब ये अगर देखा जाए तो लाइट एक पार्टिकल है। लाइट के अंदर कौन से क्या है? पार्टिकल। लेकिन बाद में बहुत सारी थ्योरी आई कि लाइट क्या है? वेव है। लाइट पार्टिकल है, लाइट वेव है, लाइट पार्टिकल है, वेव है। तो वो वेव और पार्टिकल के बीच में ही ऑसिलेशन हो रहा था। अब बात समझ में ये आई कि लाइट वेव भी है, लाइट पार्टिकल भी है। इसलिए लाइट के डुअल नेचर को एक्सेप्ट कर लिया गया। लाइट के डुअल नेचर को एक्सेप्ट कर लिया गया। लाइट के क्या? डुअल नेचर को एक्सेप्ट कर लिया गया। और ये बात समझ में आ गई सबको कि भाई हाँ, लाइट पार्टिकल भी है और लाइट वेव भी है। लेकिन हमें क्या समझना, लाइट पार्टिकल है। तो न्यूटन सर ने बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल है, उसका नाम कुछ और दिया था। लेकिन बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसका नाम दिया फोटॉन। क्या नाम दिया? फोटॉन। और फोटॉन क्या होता है उसका एक और नाम पड़ा और उसको बोला पार्टिकल। और पार्टिकल के साथ उसको बोला एनर्जी पैकेट। क्या बोला? एनर्जी पैकेट, जिसके अंदर कुछ एनर्जी होती है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया ये अपनी फोटो इलेक्ट्रिक थ्योरी में कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनका नाम क्या है? फोटॉन। और इनको एनर्जी पार्टिकल भी बोलते हैं और इनको क्वांटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटा। हाँ, इनको एनर्जी पैकेट के साथ साथ और क्या कहा जाता है? क्वांटा। अब क्वांटा भी एनर्जी पैकेट का ही एक रूप था जिसको बोला गया, मैं देख लूँ एक मिनट पीछे, प्रॉपर दिख रहा है, एकदम सही दिख रहा है। तो क्वांटा, ठीक है। तो लाइट के अंदर जो पार्टिकल है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। लाइट के जो पार्टिकल्स हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। और इसी मूवमेंट को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। तो ये होता है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। और ये लाइट कैसा ट्रैवल करता है? हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। क्या करता है? एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है। लाइट की स्पीड मानी गई और स्पीड ऑफ लाइट माना गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी फोटॉन की स्पीड और लाइट की स्पीड सेम थी। ठीक है, तो ये बात समझ में आती चली गई सबको और सब लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। अभी बात थोड़ी सी और आगे बढ़ी और उस बात में समझ में आया कि लाइट जब ट्रैवल करती है तो लाइट को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम to travel from one point to another point, from one point to another। यानी लाइट को किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। अब जब ये ट्रैवल हो रही थी तो ऐसा नहीं है कि मीडियम नहीं था तो लाइट जा रही थी, लेकिन मीडियम आया तो लाइट नहीं जा पाई। जब मीडियम आया तब भी लाइट एंटर कर गई। यानी लाइट मीडियम के बिना और मीडियम के अंदर से भी ट्रैवल कर सकती है। हाँ देखो बताता हूँ,
जैसे हम कहते हैं एयर, क्या एयर एक मीडियम है? हाँ, तो एयर एक मीडियम है और वैक्यूम कोई भी मीडियम नहीं है, यानी लाइट दोनों में से ट्रैवल कर सकती है। लाइट मीडियम से भी ट्रैवल कर सकती है और वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है, यानी बिना मीडियम। पानी के अंदर लाइट ट्रैवल कर सकती है क्या? तो पानी भी एक मीडियम है। ग्लास के अंदर से ट्रैवल कर सकती है क्या? ग्लास भी एक मीडियम है। तो ऐसे मीडियम के अंदर या मीडियम के बिना, यानी मीडियम से और मीडियम के बिना। अब आप एक बात बताइए, आपके पास, आपको कहीं जाना है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपके पास कोई साधन ही नहीं है, कोई माध्यम ही नहीं है, कोई मीडियम ही नहीं है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाएं, ना पैर भी नहीं है, तो जा सकते हो क्या? नहीं। लेकिन लाइट जा सकती है। लाइट किसी के साथ भी काम कर सकती है। लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे मीडियम थे जो लाइट को जाने नहीं दे रहे थे और कुछ ऐसे थे जो लाइट को जाने दे रहे थे। तो जो मीडियम लाइट को जाने नहीं दे रहे थे उनको हम बोलते हैं ओपेक मीडियम। क्या बोलते हैं? ठीक है, और उन मीडियम को हम ओपेक ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं हम। और वैसे ही हमारे पास कुछ ऐसे मीडियम थे जो लाइट को ट्रैवल करने दे रहे थे, तो उनको हमने बोला ट्रांसपेरेंट। क्या बोला हमने? ट्रांसपेरेंट। अब कुछ ऐसे मीडियम थे जो लाइट को थोड़ा ट्रैवल भी करने दे रहे थे और थोड़ा जाने भी नहीं दे रहे थे, पूरी तरह से जाने भी नहीं दे रहे थे, तो उसको बोला ट्रांसल्यूसेंट। क्या बोला? ट्रांसल्यूसेंट। जब लाइट ट्रैवल करती है और ओपेक ऑब्जेक्ट सामने आया, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और लाइट ये ट्रैवल कर रही थी, तो ओपेक ऑब्जेक्ट ने उसको जाने नहीं दिया, आगे नहीं जा पाई, तो लाइट क्या कर गई? लाइट बाउंस कर गई। लाइट ने क्या कर दिया? बाउंस कर दिया। लाइट ने क्या करा? बाउंस। और इसी बाउंसिंग ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है? इसी बाउंसिंग ऑफ लाइट को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। न्यूक्लियस, हाँ, लेकिन वो अलग चीज़ थी, वो टकराना था, वो कोलिजन था एक्चुअली। हाँ, वो कोलिजन था। अल्फ़ा पार्टिकल और जो हमारा जो न्यूट्रॉन था, न्यूक्लियस था, उन दोनों के बीच में कोलिजन था। लेकिन यहाँ पर तो वाकई में रिफ्लेक्शन हो रहा है, बाउंस हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहते हैं? बाउंसिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू द सेम मीडियम। इसका मतलब व्हेन लाइट travel and it bounces back to the same medium. It bounces back to the same medium from which it is coming. From which it is coming. Then this bouncing back of light, this phenomenon is called reflection of light. क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। इस फिनोमिना को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू माय डियर? बेहतरीन। व्हेन लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम एंड बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम, देन दिस फिनोमिना ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हुआ ये कि मान लीजिए हमारे पास एक सरफेस था, ओपेक सरफेस था। अब सरफेस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आगे भी जो मीडियम है वो इसको जाने दे नहीं रहा। तो यहाँ से लाइट आई और इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई, और इसी सरफेस को मैंने क्या कहा है? मिरर। क्या कहा है? मिरर। अब लाइट इंसिडेंट जब होती है, जब लाइट इंसिडेंट हुई, तो इस लाइट रे को क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है? इंसिडेंट रे। और ये क्या हो गई? बाउंस हो गई। तो इसको क्या कहा जाता है? बाउंसेस वाले को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, जो किसी सोर्स से आ रही होती है।
वो लाइट जब किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है या किसी मीडियम में ट्रैवल करना चाहती है लेकिन मीडियम अलाउ नहीं कर रहा है, तो वहाँ पर ये वाली रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब एक इमेजिनरी लाइट रे बनाना पड़ती है, एक इमेजिनरी लाइट रे बनाना पड़ती है जो इससे परपेंडिकुलर होती है। किससे? इस मिरर से, यानी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस मिरर को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, तो इसको क्या कहा जाता है? इसको हम कहते हैं नॉर्मल, साधारण नॉर्मल है। मतलब ये इमेजिनरी हम बना लेते हैं, ऐसा कुछ हो, आई तो इंसिडेंट रे, गई रिफ्लेक्टेड रे, तो हमने क्या बना ली? नॉर्मल। तो ये जो एंगल होता है और ये जो एंगल होते हैं, दोनों एंगल होते हैं कुछ, तो इसको बोलते हैं आई और इसको बोलते हैं आर। तो आई को हम रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बाद में ये पता चला कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर हैं, यानी एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल, ये दोनों आपस में कैसे हैं? इक्वल हैं। ठीक है। और एक बात और समझ लो कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन अ सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे lie on a सेम प्लेन। प्लेन सरफेस होता है एक्चुअली। देखो जैसे ये बोर्ड मेरे लिए प्लेन है, तो इंसिडेंट रे भी इसी बोर्ड पर है, नॉर्मल भी इसी बोर्ड पे और रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड पे। कभी ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल इंसिडेंट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इधर निकल गई, ऐसे आएगी, ऐसे नॉर्मल बनेगी और ऐसे ही जाएगी, ऐसे आएगी नॉर्मल बनेगा, ऐसे नहीं जाएगा बाहर की तरफ, ये सेम प्लेन पे होगी। प्लेन क्या होता है? सरफेस। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही। और इन दोनों पॉइंट को, पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, इन दोनों को कहा जाता है लॉज ऑफ, इसी को कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दोनों पॉइंट को ही क्या कहा जाता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉ। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है कि अगर मेरे पास एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है, उस प्लेन मिरर पर इमेज जो होगी वो कैसे बनेगी, तो हम बात करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। क्या बात करने वाले हैं? इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर। अब कैसे बन रही है इमेज वो देखो। तो सबसे पहले एक बात नोट बना के अपने दिमाग में पहले लिख लो, फिर कॉपी में भी लिख लेना। नोट ये है कि जब भी आपको इमेज बनानी होगी या जब भी इमेज बनेगी, जब भी आपको इमेज बनानी होगी तो इमेज विल बी फॉर्म्ड, इमेज विल बी फॉर्म्ड whenever two reflected rays intersect each other, two reflected rays intersect, अगर दो रिफ्लेक्टेड रे हैं तो वो दोनों आपस में इंटरसेक्ट होना चाहिए, तब जाके इमेज इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दो रिफ्लेक्टेड रेस। अब आप बोलोगे सर आप तो एक ही बनाए हो। अबे दो बन सकती हैं, बताते हैं ना, रुक तो जाओ। मान लीजिए आपके पास एक मिरर है, मिरर की पॉलिश हो गई बेहतरीन,
और सामने एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखना, सामने एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के सामने यहाँ पर सूरज की रोशनी है, ठीक। ये सूरज की रोशनी इस पर जा रही है और यहाँ पर जैसी जा रही है तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से लाइट अंदर पास नहीं हो पा रही, तो लाइट यहाँ से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अब ध्यान से देखना, अब मान लो लाइट आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होना चालू कर रही, तो एक लाइट आएगी या बहुत सारी आएंगी? अबे बहुत सारी आएंगी। अबे सूरज से बहुत सारी लाइट रेज आती है ना, तो इस पर भी बहुत सारी लाइट रेज आएंगी और रिफ्लेक्ट होंगी। तो मान लीजिए यहाँ से एक ये गई और एक ये गई रिफ्लेक्ट होकर, ठीक है। अब यहाँ से लाइट रे किस पर गिरी, मिरर पर, तो ये लाइट रेस कैसी हुई, आई, ठीक। अब यहाँ क्या बनेगा, नॉर्मल। क्या बनेगा, यहाँ भी नॉर्मल और यहाँ पर भी नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और यहाँ पर भी बनेगी रिफ्लेक्टेड रे। बोलो हाँ या ना। अब ये क्या आगे जाके, क्या ये आगे जाके मीट करेंगी कभी? कभी नहीं करेंगी। तो कहाँ आना पड़ेगा इनको, हमें पीछे लेके आना पड़ेगा, और जहाँ ये मीट करती हैं वहाँ क्या बन जाती है, इमेज। नहीं समझ में आया, फिर से देखो। अबे रुक तो जा, बता रहा हूँ। देख ये बेटा क्या है, मिरर। अभी मिरर नहीं है। अब मैंने क्या करा, इसमें पॉलिश कर दी। पॉलिश नहीं, इसको बोलते कोटिंग। तो पॉलिश आगे हो जाती है, जो चिकना वाला सरफेस रहता है वो पॉलिश सरफेस होता है। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक सूरज था जिससे लाइट रेस इस पे गई और इससे लाइट रेस टकराएंगी, तो यहाँ से दो लाइट रेस गई, एक ये गई और एक ये गई। मान लो ये गई, ठीक। मिनिमम दो चाहिए, मैक्सिमम बहुत सारी जाती हैं। तो यहाँ क्या बनेगा जल्दी बताओ, इस पॉइंट पर नॉर्मल और इस पॉइंट पर भी नॉर्मल। ये आइन थी और ये भी आइन थी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बन गया आर। बोलो हाँ या ना। और यहाँ पर भी एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, तो ये बन जाएगा आर। बोलो हाँ या ना। अब मेरा एक सवाल है कि क्या ये दोनों रेज आगे जाके कहीं मीट करेंगी? क्या नहीं मीट करेंगी, पर हमें इमेज दिख रही है। तो इमेज कहाँ बन रही है भाई, ये दोनों लाइट रेज जहाँ पीछे की तरफ इंटरसेक्ट कर रही होंगी। और जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ क्या बन रही है, इमेज। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो इमेज है, ये बहुत दूर, ये जितनी दूर ये बनता है उतनी दूर ये इमेज बनती है, ऐसे बनती है। अब आप बोलोगे सर यहीं क्यों बनी, यहाँ क्यों नहीं बनी? अबे बनेगी, देख यहाँ पर, यहाँ से भी एक लाइट रे निकली, देख यहाँ से एक लाइट रे निकली, तो ये क्या हो गई, इंसिडेंट रे। नॉर्मल बना लो तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब रिफ्लेक्टेड रे बना लो तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो जब ये पीछे आके मीट करेंगी तो ये भी यहीं मीट करेगी। ऐसे इनफाइनाइट, ये सामने जाएगी तो ये सामने से ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आ जाएगी, तो पीछे जाके ये मीट करेंगी। यानी बहुत सारी इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज पीछे जाके मीट कर रही हैं। क्या ये रियल में मिल रही हैं? इन रियलिटी दे आर नॉट मीटिंग। तो कहाँ मिल रही है? तो ये इमेजिनरी में मिल रही है, यानी इमेजिनरी को बोलते हैं वर्चुअलिटी। और इसीलिए इस इमेज को क्या कहा जाता है, वर्चुअल इमेज। क्या कहा जाता है? वो ये वर्चुअल है ये। अब एक काम करते हैं, आप मिरर के सामने खड़े हो, ये मिरर के सामने आप खड़े हो, ये इंसिडेंट रह गई, ये रिफ्लेक्टेड रहे, पीछे जाके मीट करा, ये इंसिडेंट रहे, ये रिफ्लेक्टेड रहे, पीछे जाके मीट करा, आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, सामने इमेज बन गई। अब सुनो, यहाँ से कोई बंदा देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, तो एक रे यहाँ से गई, तो ये बन गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये पीछे जाके यहाँ मीट कर रहा है।
जब सामने वाला देख रहा है तो उसको लगेगा कि लाइट रे सीधी सीधी कहाँ से आ रही है, इमेज से, अंदर से, मिरर के अंदर से। लेकिन हो क्या रहा है, यहां से ऐसे टकरा के उसके आंखों के पर गिर रही है। तो सामने वाले को लगता है कि आदमी कहाँ खड़ा है, मिरर के अंदर, लेकिन वो यहां से रिफ्लेक्ट होकर इसकी आंखों पे गिर रही है और सामने वाले को लग रहा है कि पीछे है कोई। इसलिए ये इमेज कैसी है, वर्चुअल, रियल नहीं है। ये कैसी है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब इसको देखा कहां से आ रहा है, ये देख रहा है, ये इसको देख रहा है, इसको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहां है, वो तो इमेज है क्योंकि रिफ्लेक्शन से होता है। इसको ऐसा लग रहा है कि ये सीधे डायरेक्ट यहां पर मेरे पास आ रही है। तो जब इमेज बनी, कहां बनी, मिरर के अंदर। कौन से मिरर के अंदर, प्लेन मिरर के अंदर। तो जब भी प्लेन मिरर के अंदर इमेज बनी तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर is equal to distance of image, distance of image from mirror। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर विल बी ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। और एक और चीज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी बड़ी इमेज। किसमें है ये, लेकिन सिर्फ प्लेन मिरर में है। सिर्फ काय में है ये, प्लेन मिरर में। क्लियर हो गई बात, कैसे इमेज फॉर्मेशन हुआ। इमेज फॉर्म होने के लिए कितनी रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, मिनिमम 2। तो 2 निकाल दो, नॉर्मल बनाओ, पीछे आके एक्सटेंड करोगी तो तुम्हें इमेज मिल जाएगी, सही में मिलेगी 100%। चलो अब आप बोलोगे सर एक बार सही डायग्राम बना के दिखा दो, ये तो आपने रफ बनाया है। तो देखो, अब ध्यान से देखना, ये है हमारा मिरर, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। इस मिरर से 2 रिफ्लेक्टिंग रेज जा रही हैं, तो एक तो ये हो गई और एक हो गई ये। ठीक, 2 रेज निकाली। यहाँ क्या बनेगा, नॉर्मल। अब ये एंगल अगर मैंने सही नापे होंगे ना तो एकदम करेक्ट डायग्राम बनेगा। ठीक, तो ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये भी हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों अलग अलग होंगे। तो रिफ्लेक्शन कैसे बनेगा, तो जो इंसिडेंट के बराबर होगा वही रिफ्लेक्शन बनेगा, जो इंसिडेंट रे के बराबर होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होगा, वही रिफ्लेक्टेड रे बनेगा। ठीक, ये दोनों बन गया। अब ये बन गई R और ये भी बन गया R। अब ये आगे जाके तो मीट नहीं करेंगे, तो इनको क्या करना पड़ेगा, पीछे लेके आना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से मैं इसको पीछे लेके आ रहा हूँ और यहाँ से इसको पीछे लेके आ रहा हूँ। तो ये जो बना है ये इसकी इमेज बन गई। है, हाँ, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है। ये u है तो इसको v बोलते हैं, वेयर u इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। और v को क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। नहीं, ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल मिरर नहीं होगा, फिर वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 मिरर आएंगे कि मान लीजिए हमने एक कर्व्ड सरफेस ले लिया और बाहर पॉलिश कर दी, तो कौन सा मिरर बनेगा, कॉनकेव। इसको हम बोलते हैं कॉनकेव मिरर।
और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। ठीक, तो यहां पर कर्व्ड मिरर्स, या हम इसको एक और नाम देते हैं और बोलते हैं इनको स्फेरिकल मिरर्स। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर्स। तो क्या आपको रिफ्लेक्शन वाला पार्ट समझ में आ गया? जल्दी, तो इसको जल्दी से छाप लो दिमाग में भी और कॉपी में भी। इसके बाद मैं बता दूंगा आपको ह्यूमन आई।